नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जीव विज्ञान का हमारा टॉपिक चल रहा है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसको आज हम लोग एक और सेशन इसका एक और सेशन हम लोग आज ले रहे हैं। उसमें हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता कार्यविधि। ये जो हमने अब तक जो पढ़ा है कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास डाउन हो रहे हैं, तो इसकी कार्यविधि कैसे चल रही है। हमने इससे पहले वाले जो सेशन था उसमें मेंडल्स का पढ़ा था, किस प्रकार जो उसने लंबे और बौने पौधे और जब डाइहाइब्रिड क्रॉस कर रहा था जिसमें उसने येलो राउंड सीड्स लिए थे और ग्रीन रिंकल्ड लिए थे और क्रॉस करवाया था। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा और देखा कि वो जो पेरेंट्स में अगर पेरेंट प्लांट कहें उनसे कैरेक्टर्स आगे जनरेशन में जा रहे थे। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कहीं एक डीएनए का भी रोल होता है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी कार्यविधि कैसे होती है, तो सबसे पहले अगर आप सेल स्ट्रक्चर को देखें, सेल आप लोग पढ़े हुए हैं, कोई आपके लिए नया वर्ड नहीं है, लेकिन और स्ट्रक्चर भी आप लोग के लिए नया नहीं है। तो सेल में क्या होता है, हम देखते हैं एक न्यूक्लियस होता है ना, और हम ये कहते हैं न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर रखता है। अब हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, ये जेनेटिक मटेरियल का मीनिंग क्या है। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स में डीएनए। तो इस टाइप से पूरा एक प्रोसेस चलता है। तो जब हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, कुछ हुआ, तो जैसे एक सेल जब दो में डिवाइड होता है तो क्या होता है, तो जब डिवाइड हो रहा है मींस न्यूक्लियस बीच में से आधा हो रहा है और वो दोनों में जा रहा है। तो इस प्रकार जो जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है, तो ऐसे जब ये न्यूक्लियर डिवीजन जब होता है तो आपका ये जो कहीं जेनेटिक मटेरियल भी पास डाउन होता है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जो कोशिका है, जो सेल के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। अब ये तो एक हमने जो अभी समझा वो तो एक बहुत एक जनरल फॉर्म था। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखें कि जो आपका मीन्स, अब आप ये देखिए, अब हम सेल और डीएनए की बात कर रहे हैं। तो ये जो सेल में के जो डीएनए है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस का एक प्रोसेस चलता है और उसमें उसके लिए उसके पास पूरी सूचना होती है। तो ये एक्चुअली अंदर ये पूरा एक केमिकल प्रोसेस चलता है और वो डीएनए का वो भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण की जो सूचनाएं होती हैं उनको हम जीन कहते हैं। तो हम कहते हैं ना कि इसके जीन्स कैसे हैं या इसके जीन्स अच्छे हैं, इसके जीन्स बुरे हैं। मीन्स हम बात करते हैं कि इसके पेरेंट्स या अगर आगे उनके पे पेरेंट्स वो कैसे रहे होंगे। तो क्या ये हमारी बहुत जीन्स हमारा क्या होता है कि ये एक हमारी नेचर को भी बहुत कुछ एक रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है, तो अब आप समझ में आए, तो डीएनए में भी जीन्स है। तो ये इतना एक डिटेल प्रोसेस चलता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। तो और मींस इसके अंदर डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी एक इंफॉर्मेशन होती है उन जीन्स के माध्यम से कि कौन सा लक्षण आगे जा रहा है, कैसे उसका एक प्रोसेस। क्योंकि हमने अगर याद होगा जब हमने 16 स्क्वायर का जो एक डाइहाइब्रिड क्रॉस का देखा था, तो देखा था कैसे एक आर एक वाई से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यही एक ऐसा प्रोसेस, तो ये जो केमिकल एक प्रोसेस चल रहा है, तो ये पौधों की लंबाई के लक्षण का उदाहरण के रूप में हम इसमें ले रहे हैं। तो मींस अब इसमें जो हमारा ये जो एक प्रोटीन जो एक कंट्रोल कर रहा है उसको हम किसी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे क्या चल रहा है। तो वो जो मैं अभी आपको बता रही थी कि वो डाइहाइब्रिड का क्रॉस लिया, अभी जो एक है हम लंबाई और उसके जो बौना रूप है उसके भी लक्षण को भी इसी प्रकार समझ सकते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, जो पौधे होते हैं उसमें कुछ हार्मोन होते हैं और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये लंबाई को नियंत्रण करते हैं।
क्या आप देखें कि जो अगर हम आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि हमारे जो बॉडी में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो पर्टिकुलर वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और जब वो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। और ये जैसे आपने यौवनावस्था के बारे में जब पढ़ा था कि कैसे वो हार्मोन चेंज से पहले तो क्या होता है, बच्चे सब कुछ एक उम्र तक तो एक एक से दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वो पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो उनमें हम जो कहते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर्स सामने आते हैं, आवाज भारी होना, फेस पे लड़कों के बाल आना, और ऐसी ही लड़कियों में भी चेंज, डिफरेंट टाइप के चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। तो हमें बॉयज में अलग चेंज देखने को मिलते हैं, गर्ल्स में अलग चेंज देखने को मिलते हैं, और ये सब किससे कंट्रोल होता है, हार्मोन से। तो ऐसी जब कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो पौधे में भी जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो उनमें भी क्या होगा कि वो जो कैरेक्टर्स है वो किसी हार्मोन से कंट्रोल होंगे। तो जैसे लंबाई का है तो ये भी क्या होता है, नियंत्रण हार्मोन के थ्रू होता है। इसलिए किसी पौधे की लंबाई पौधे में उपस्थित उस हार्मोन की अतः किसी पौधे की लंबाई पौधे में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। तो हमारा भी है कि जब एक समय तक हमारे क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है जिससे हमारी हाइट इंक्रीज होती है, लेकिन जब हम लोग 16-18 ईयर्स के हो जाते हैं वो हार्मोन कम सिक्रीट होना उसका स्टार्ट हो जाता है, वो कम सिक्रीट होता है और एक समय आके बिल्कुल रुक जाता है। इसलिए जो पहले तो कोई देखिए शिशु बढ़ रहा होता है लेकिन एक एज आने पे रुक जाता है। सेम कंडीशन हमारी प्लांट्स में भी ऐसे ही है कि लंबाई को एक कोई हार्मोन कंट्रोल करता है। अब ये जो पौधे में हार्मोन की जो अगर हम मात्रा की बात करें तो उस समय प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करती है जिसके द्वारा ये उत्पादित होता है। मीन्स जो हार्मोन है वो जिस प्रकार उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है उस पर वो डिपेंड करता है। तो देखिए हमारा एक एक्शन किसी और दूसरी चीज से कंट्रोल हो रहा है, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि वो पर्टिकुलर एंजाइम सिक्रीट होते हैं। जब वो एंजाइम सिक्रीट होते हैं तो वो पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और वो हार्मोन फिर एक कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। यदि हम एंजाइम दक्षता के से कार्य करेगा तो क्या होगा, हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा और तथा पौधा जो है, जो प्लांट है वो लंबा बनेगा। तो अब आप देखें तो हमारा अगर हम बेसिक उस पर जाएं तो एंजाइम कंट्रोल कर रहा है हार्मोन सेक्रीशन, हार्मोन से कंट्रोल कर रहा है कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी जीव में। यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो जो बनने वाली प्रोटीन की जो दक्षता होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इससे बनने वाले हार्मोन की भी मात्रा में क्या होगी, कमी होगी, और पौधा क्या होगा, वो बौना हो जाएगा। तो जीन, तो अगर हम एक मोटे शब्दों में कहें तो जीन जो है, ये जो आपका जीन है ये लक्षणों को नियंत्रित कर रहा है। तो जीन्स एक हमारा कि कोई क्या लंबा क्या छोटा, और वो जीन्स कहाँ से आ रहे हैं, वो हमारे जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट्स से आ रहे हैं वो है। तो इस टाइप से ये पूरा एक सर्कल, एक पूरा प्रोसेस चलता है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं, तो क्या होता है, उसके दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होता है, फीमेल का एग, मेल्स का स्पर्म्स। और जैसे अगर आप देखें तो प्लांट्स में भी हम लोगों ने देखा था कि पोलन ग्रेन्स और हमारे वो एग्स में से उसका वो होता था फर्टिलाइजेशन। अगर आप हम जीव की बात कर रहे हैं तो इसमें भी वही एक चल रहा है कि दो जो है डिफरेंट जो सेक्सेस हैं उनका एक योगदान चलता है। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जैसे हम एक अगर लंबाई की बात करें तो जो जीन लंबाई का मेल में एक होगा तो वो फीमेल में भी वो एक कोई जीन वो लंबाई को कंट्रोल करेगा और उन्हीं दो का कॉम्बिनेशन होगा, और जब उन दो का कॉम्बिनेशन होगा जो उसमें डोमिनेंट होगा वो सामने आ जाएगा। तो ये एक हमारा कॉम्बिनेशन इस टाइप से
चलता है। तो हर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर जीन्स है, और वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के जीन्स ही आपस में एक जब युग्मक बनता है, जब आपस में जब एक फर्टिलाइजेशन होता है, वो मिलकर एक वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को हाईलाइट करते हैं। तो ये, और इसका ही अगर हमने जैसे मटर का मेंडल्स का हमने देखा, तो मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के दो दो सेट होंगे, प्रत्येक जनक एक सेट को ही वंशानुगति हो उसके होती है। तो जो हमने देखा था, जब मैंने आपको तब बताया था कि टी हमने दो लिखे हुए थे, तो सभी जीन के दो दो सेट होते हैं, इसलिए हमने टॉल को कैपिटल टी दो बार टी से लिखकर दिखाया, स्मॉल को स्मॉल टी से दो बार टी। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, आप अभी इस वीडियो को पॉज करें, वो वाला वीडियो फिर से देखें और देखें, या आप अपनी बुक भी खोल के देखें, सेम चीज उसमें है। तो आप अगर आपको वो टी का स्ट्रक्चर नहीं याद आ रहा है, तो अभी आप पॉज करके इस चीज को एक ध्यान से समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, और इसको और समझते हैं कि ये जो तरीके को सफल करने के लिए क्या होता है, प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा, जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की दो प्रतियां होती हैं। ये एक अभी जब हम आपको आगे एक पिक्चर दिखाऊंगी, मैं उससे और समझाऊंगी कि ये जो हमारे जो एक रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं, उनमें उनकी जो होता है वो एक ही प्रति होती है, और ये जो होता है, लेकिन सामान्य जो आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें जीन के सेट की दो प्रतियां होती हैं। फिर इसके जनन कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ अब देखिए, इसको आप ऐसे समझें कि यहाँ देखिए, ये जो है हमारे, पहले इस पिक्चर को देखें, हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। उसमें से आपका क्या होता है कि अब ये 46 हैं, ठीक है। अब अगर ये पूरे पूरे 46 पास डाउन होंगे, तो जो आपका यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होके आपका युग्मक बन रहा है, तब क्या होगा, यहाँ पे 46 का डबल हो जाएगा, मीन्स 92 हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मीन्स हमारे बॉडी में एक क्या नेचुरल वे में होता है, जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसमें आधे होते हैं, उसमें आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस तरीके से जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, उनमें क्रोमोसोम्स का काउंट 46 ही रहता है। ये चीज मैं आपको अभी जो इससे पहले वाली स्लाइड था, ये चीज समझाने की कोशिश कर रही थी। तो वास्तव में क्या होता है, जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में ना होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होता है, और प्रत्येक एक गुणसूत्र क्रोमोसोम्स कहलाता है। तो वो जो जीन्स है, तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, गुणसूत्र की दो प्रतिक्रिया होती हैं, जिसमें एक नर तथा दूसरी मादा से प्राप्त होती है। तो यहाँ देखिए, ये मदर में है, ये फादर में है। अब इसका एक सेट, मतलब ये एक जो क्रोमोसोम है, ये कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर दिखा रहा है, या कोई और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा हमने जो दिखाया। तो ये जो पेयर है, तो एग में ये जो पेयर है, इसका एक जाता है, और ये जो एक पर्टिकुलर कोई और कैरेक्टर का है, वो एक जाता है, सेम फादर का। तो एक कैरेक्टर गया, एक कैरेक्टर गया, और जब इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, तो देखें जैसे हमारा पूरा एक सेट रहता है, वो बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है, तो हम कई टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इनको आप समझते जाएं कि आपका सेल है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में जेनेटिक मटेरियल है, और उसमें भी हम लोगों ने फिर जीन्स का देखा। तो ये पूरा एक ऐसे सीरीज चलती रहती है। वंशागति की इस क्रियाविधि से मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या हम आसानी से कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लैंगिक जनन वाले सभी जीवों के लिए करते हैं, और लेकिन जो अलैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं, कि भी वंशागति के इन्हीं नियमों का
पालन करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जरूर, क्योंकि उसमें भी सेल डिवीजन हो रहा है। जब सेल डिवीजन हो रहा है तो जेनेटिक मटेरियल पास डाउन होंगे, उसमें कोई एक दूसरी हमें सोचने वाली बात नहीं है। तो इसी से हम समझते हैं लिंग निर्धारण कि ये जब है तो जीन्स जो है तो हमारे कौन से ऐसे वो होते हैं क्रोमोसोम्स जो आपस में मिलके एक लिंग का निर्धारण करते हैं कि वो एक मादा है या नर है। तो ये जो लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप से एक दूसरे से वो भिन्न होते हैं। जो दो आपस में मिल रहे हैं वो किसी रूप में अलग हैं। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग का देखें तो नर और मादा हो गया। प्लांट्स में हमने देखा था कि लंबे और छोटे थे। तो सेम नहीं, हम लोगों ने क्या बोला है कि उनमें कोई एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमेशा एक नर रहेगा एक मादा रहेगा, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे हम किसी भी जीव की बात करें। तो अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग युक्ति अपनाई जाती है। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। लिंग निर्धारण देखिए पर्यावरण पर भी डिपेंडेंट है। कुछ प्राणियों में जो आपका लिंग निर्धारण होता है वो निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा। जैसे घोंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग भी बदल सकते हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि ये एक हमें कहीं कंफ्यूजन भी करता है कि जो लिंग निर्धारण है ये आनुवांशिक नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम ये कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। मानव में जो, तो हम लोगों ने इसमें ये देखा कि कहीं कहीं जो होता है वो टेम्परेचर भी एक लिंग निर्धारण को कंट्रोल करता है। और अगर ये हम देखेंगे तो जो हमारे बिल्कुल प्राइमरी जीव हैं उनमें हमें ये देखने को मिलता है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो ये क्या होता है कि मानव के सभी गुणसूत्र क्या होते हैं पूर्ण रूपेण युग में नहीं होते हैं। और इनका क्या होता है इनके जो ये अधिकतर गुणसूत्र होते हैं वो माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं और इनकी संख्या 22 जोड़े हैं। ठीक है। और इसमें जो होता है जो 23वां जो जोड़ा होता है वो ये फिक्स करता है कि नर होगा या मादा होगी। तो इसमें जो स्त्री के गुणसूत्र का पूर्वयुग क्या होता है एक्स कहलाते हैं और नर का क्या होता है ये होता है वाई। ठीक है। तो स्त्रियों में होता है एक्स एक्स और पुरुष का होता है एक्स वाई। इसको अब हम लोग इस पिक्चर से समझते हैं। तो यहाँ पे जो आपके जो मादा है उसका जो क्रोमोसोम्स रहेगा वो रहेगा एक्स एक्स और जो नर है उसका रहेगा एक्स वाई। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इनके साइज में भी मतलब इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर का डिफरेंस रहता है। अब जैसे हमने मेंडल लॉ का देखा था किसका किसके साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ये आपके जो एग्स ये क्या होते हैं ब्रेकडाउन, इनका जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनका ब्रेकडाउन होता है। तो ये हमारे एक्स एक्स में ब्रेकडाउन हो गया, ये एक्स और वाई में। अब ये डिपेंड करता है किसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि इस एक्स का इस एक्स के साथ हो रहा है या इस एक्स का इस वाई के साथ हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा ये एक डिफाइन करता है कि मादा जो बच्चा जो शिशु होगा वो नर होगा या मादा। तो ये क्या और सिर्फ क्या होता है कि ये एक ही कोई एक पेयर होता है जो आपस में फर्टिलाइज करता है। किसी किसी रेयर केस में दो हो जाते हैं तभी ट्विंस इस टाइप से बच्चों का एक प्रोसेस चलता है। तो लेकिन जनरली क्या होता है काफी मोस्ट ऑफ द केसेस में कि एक ही आपका जो एग है वो एक ही स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है। और अगर इस एक्स का इस एक्स के साथ हुआ तो यहाँ पे जो शिशु का होगा वो मादा होगी। और लेकिन जैसे देख रहे हैं कि अगर इस एक्स का क्रोमोसोम का इस वाई के साथ हुआ तो ये नर
इसका जो अगर कहेंगे आइडेंटिफिकेशन नर होगा। तो इस टाइप से मानव में हम एक लिंग का निर्धारण करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने देखा कैसे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स पास डाउन होते हैं, कैसे जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें डीएनए मटेरियल है और डीएनए में जीन्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन पास डाउन करते हैं। और ये भी देखा ये केमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस ये सब चलता है। तो ये पूरा अगर देखें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपके अभी कोर्स में ये थोड़ा सा एक बाहर का है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे 11 12th या आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, ये एक बहुत डिटेल प्रोसेस है कि किसका कैसे कॉम्बिनेशन चलता है। तो ये और इससे हमें ये भी पता चला कि जब भी कोई कोई प्राणी है जहाँ पे नर और मादा का डिफरेंस है तो किस प्रकार शिशु का एक लिंग निर्धारण होता है। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक ये सेशन का अच्छी तरीके से रिवीजन करिए। बाय।